Welcome back, dear students. And in module 4, we are supposed to study the origin, growth, and rise of Mauryan Empire. What were the Mauryan rulers and how was their governance, and in the last, decline of Mauryan Empire. So this is little big module, and we will go through what the essentially we need to understand about the Mauryan Empire. So the origin, growth and rise of Mauryan Empire. I sincerely hope that at your high school standard you have studied about these things. It may be there that you might have forgot that things, but then we will be keeping our memories again, sharpen our memories, and we will understand that. So what happened? How the Mauryan Empire came into being? Alexander Sikandar, death in 323 BC. He died in 323 BC. Left a large power vacuum, and Chandragupta took advantage, gathering an army and overthrowing Nand power in Magadh in present-day eastern India, making the start of Mauryan Empire. जो 323 बीसी में अलेक्जेंडर की डेथ हुई और जो मगध उस वक़्त का सबसे बड़ा साम्राज्य था, उसके शासक नंद वगैरह जो थे वो बहुत कैपेबल शासक नहीं थे। चंद्रगुप्त ने इसका फ़ायदा उठाया, उसने एक आर्मी गठित की, नंद को हराया और इस तरह से उसने जो ईस्ट इंडिया है भारत का, उस पूर्वी भारत की तरफ से उसने मौर्यन एम्पायर की स्थापना की 323 बीसी के आसपास। मौर्यन एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया ए स्टेट सेंटर्ड एट पाटलिपुत्र, जो आज का पटना कहा जाता है, ये उसका सेंटर था। नियर द जंक्शन ऑफ सोन एंड गंगा रिवर। फिर से कोई भी सभ्यता, कोई भी देश उस वक़्त कम से कम, आज तो सब जगह चारों तरफ अब फैले हुए हैं, तो उस वक़्त नदियों के किनारे था और ये कहाँ था? सोन और गंगा नदी के किनारे था। इट लास्टेड फ्रॉम अबाउट 321 BC टू 185 BC। तो 323 में अलेक्जेंडर की डेथ हुई, 321 BC में बिफोर क्रिस्ट ये इस्टेब्लिश हो गए और लगभग आप 150 साल तक करीब ये इन्होंने शासन किया 185 BC तक, एंड वाज द फर्स्ट एम्पायर टू एनकम्पास मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नॉट ओनली इंडिया, व्हाट ऑफ प्रेजेंट डे टुडे. Today is Pakistan, today is Bangladesh, today is India, today is Burma, today is Afghanistan, today is Iran, and some of the areas of Russia, Indian subcontinent, it was going to that much far away. So these all places को एक बार एक छत्र एक के नीचे शासन में लाने वाले थे मौर्यन एम्पायर, इसलिए इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। The Mauryan Empire was the first major empire which encompassed Afghanistan and Balochistan in the northwest to Bengal in the east and the south of the country. It unified the entire country. अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये सब भारतवर्ष का इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हिस्सा थे उनके समय में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मैग्नस्थीज की इंडिका और मिलिंद पन्हो पुराण उस वक़्त के मुद्रा राक्षस आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स ऑफ मौर्यन हिस्ट्री एंड क्रोनोलॉजी। जैसे इंडस सिविलाइजेशन का हमें कोई लिखित स्रोत नहीं मिलता है, ये सचमुच में ऐसे थे, इतने महान थे, इन्होंने क्या क्या किया, इस सब के हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को यदि हम पढ़ लें और यदि हम मैगथनीज की इंडिका को पढ़ें, मिलिंद पन्हो को पढ़ें, पुराणों को पढ़ें और उस वक़्त के और कई सारे स्रोतों को पढ़ें, मुद्रा राक्षस को पढ़ें, तो हमें जो है इनके बारे में सारी चीज़ें, हर आदमी तो कोई पिट्ठू नहीं हो सकता ना राजा का, तो सब ने अपने अपने हिसाब से चीज़ों को लिखा और उन सबको जोड़ें तो इनकी महानता का पता पड़ता है। मौर्यन हिस्ट्री एंड क्रोनोलॉजी की ये लिटरेरी रिसोर्सेज हैं। अमॉन्गेस्ट द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज द क्रिएशन ऑफ ए स्टेबल इकोनॉमी एंड ट्रेड नेटवर्क। जिस तरह से अभी ऐसे इट शुड नॉट बी साउंड पॉलिटिकल, लेकिन जिस तरह लगता है कि भाई कानून व्यवस्था का कुछ राज है उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद, उसी तरह से उस वक़्त अर्थव्यवस्था की एक व्यवस्था थी मौर्यन एम्पायर की के समय में, और उन्होंने जो उसको जो है ट्रेड को, जो अब लोग व्यापार करेंगे, दूर दूर तक जाएंगे, यदि उन्हें बीच में लूट लिया जाएगा, किसी तरह का कोई डर भय नहीं होगा, तो क्यों करेंगे व्यापार? अर्थव्यवस्था वृद्धि को प्राप्त ही नहीं होगी। लेकिन मौर्यन ने इस तरह की व्यवस्था की कि इतने बड़े जो प्रशासन था, इतना बड़ा जो शासन था, उसमें लोग आसानी के साथ में ट्रेड कर सकें और अर्थव्यवस्था उच्चतम स्तर पर उस वक्त थी।
इकोनॉमी बहुत अच्छी थी उस वक़्त। Chandragupta, the founder of Mauryan dynasty, is considered the first emperor to unify most of the India under one administration. एक शासक, उसके नीचे कई सारे उपशासक, गवर्नर, जो भी कुछ उसने प्रांत अध्यक्ष नियुक्त किए, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को पहला शासक माना जाता है जिसने पूरे भारतवर्ष को एकीकृत किया था। ये एक भ्रम फैलाया जाता है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले तो हमारे छोटे छोटे राजा थे, हम कुछ थे ही नहीं, और अंग्रेज़ों ने हमें यूनिफाइड किया, उनका हमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। झूठ है, मक्कारी है मार्क्सवादी या इस तरह के इतिहासकारों की। हम उससे पहले इससे कहीं बड़े राष्ट्र थे, हमको तो ध्वंस किया गया, विध्वंस किया गया हमारे ऊपर आक्रमण करके, और इसके प्रमाण आपको मौर्यन हिस्ट्री को यदि आप पढ़ेंगे तो मिलेंगे। He is credited with saving the country from maladministration and freeing it from foreign domination. उस वक़्त जो विदेशी शक्तियाँ भारत पर शासन करती थीं, जीते थे उन्होंने कुछ प्रदेशों को, उन सब को हराकर और पूरे भारत को एक करने का और प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। अशोक वॉज द मोस्ट फेवर मौर्यन रूलर। चंद्रगुप्त के जो पौत्र थे अशोक, वो इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू यूज इंस्क्रिप्शंस टू कन्वे हिज मैसेज टू द पीपल। आज जिसको हम बोलते हैं प्रचार व्यवस्था, तो पर्चे बंटवाते हैं या कुछ स्टिकर होल्डिंग लगवाते हैं, वो पहला इन चीज़ों को करने वाला आदमी था अशोक, जिसने स्तंभ लगवाए बीच बीच में ऐसे मुख्य स्थानों पर जहां सब लोग उसे पढ़ सकें, और उन पर अपने जो कार्य कर रहा है, जो अच्छे कार्य जनता के लिए हो रहे हैं, उन सबको उस पर खुदवाया उस वक़्त। The majority of Ashok inscriptions were in Prakrit and were written in Brahmi script. हम जो है देवनागरी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं लिपि, तो उस वक़्त और भाषा हिंदी हमारी है, तो उस वक़्त प्राकृत जो है इंस्क्रिप्शन प्राकृत में थे और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे, जिनको कि आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो ये तो हुआ कि किस तरह मौर्यन सत्ता में आए। भाई जो आपका अलेक्जेंडर है वो उसकी मृत्यु हो गई, पावर वैक्यूम हो गया, नंद शासक अच्छे नहीं थे, उनको उसने अच्छी आर्मी करके चंद्रगुप्त ने हराया, अपना स्थापना की। उसने देखा कि कमियां क्या थी शासन व्यवस्था में, उसने अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया, उसने प्रशासन पर ध्यान दिया, और इस तरह से एक जो आज का भारतवर्ष है, आज का पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान है, ये सारे जगहों को उसने एकीकृत करके एक क्षत्र साम्राज्य की स्थापना की। अब हम देखेंगे कि मौर्यन रूलर्स ने गवर्न कैसे किया, उनका प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। द मौर्यन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड इन द मगध रीजन अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज मेंटर चाणक्य। चाणक्य उनके मंत्री थे, और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर एक मगध साम्राज्य की स्थापना करी। चंद्रगुप्त वाज टेकन टू तक्षशिला बाय चाणक्य एंड वाज ट्यूटर्ड अबाउट स्टेट क्राफ्ट एंड गवर्निंग। चाणक्य ऐसे शानदार गुरु थे कि उन्होंने जो चंद्रगुप्त को वो तक्षशिला लेके गए और वहाँ उन्होंने उसको स्टेट के बारे में, प्रशासन के बारे में जानकारियाँ दी। द मौर्यन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंस, ईच रूल्ड बाय कुमार हु एक्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग। इतने बड़े साम्राज्य को अकेला एक व्यक्ति तो एवरी टाइम गवर्न कर नहीं सकता, तो जो जितना बड़ा साम्राज्य था, पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उसको उन्होंने 4 प्रोविंस में बांटा, और उन चारों को जो गवर्न कर रहे होते थे गवर्नर टाइप में, उनको उन्होंने उस वक्त क्या कहा? कुमार, हु एक्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग। To govern, Mauryan Empire established a strong central government with a council of advisors and a bureaucracy, created a system for taxation and public works, and supported a large military force. बहुत सशक्त उनकी आर्मी थी। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह की करी कि उसमें ब्यूरोक्रेट भी थे, मंत्री भी थे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी, जो आज की तरह परिष्कृत नहीं हो सकती है, लेकिन उस वक्त की सर्वश्रेष्ठ थी। तो उस तरह से उन्होंने प्रशासन को चलाया। Mauryan united all the India into one political unit, constructed an extensive road system, and promoted policy of non-violence and toleration. जिस असहिष्णुता की बात आजकल लोग करके देश को तोड़ने की बात करते हैं, टॉलरेशन, सहिष्णुता, उस वक्त भी हमारे देश में थी और आज भी है। उन्होंने इसको राजनीतिक रूप से देश को एक किया मौर्यंस ने।
The Mauryan Empire political unity and internal peace encouraged the expansion of trade in India. और जब शांति थी चारों तरफ तो हर आदमी को व्यापार करने का पर्याप्त मात्रा में मौका मिला और फिर अर्थव्यवस्था बेहतर होती चली गई. India's export to places like Bactria and Persia included silk, textile and species. मसाले तो हम बहुत पहले से विदेशों को देते आए हैं. सिल्क हमारे भारत जैसा कहीं बनता नहीं था, वो सारी चीज़ें हम विदेशों को भेजते थे. अशोक द ग्रेट वाज द थर्ड किंग ऑफ मौर्यन एम्पायर, बेस्ट नोन फॉर हिज रेन्यूंशिएशन ऑफ वॉर, डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा एंड प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म. अशोक से पहले बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी चंद्रगुप्त को भी और उनके जो अशोक के पिता थे उनको भी, बिंबिसार. लेकिन अशोक जाना जाता है कि उन्होंने कलिंग की जो वार लड़ी और उन्होंने जो लाखों लोगों का रक्तपात देखा था उनका मन बदल गया और उन्होंने जो है बुद्ध धर्म को अपना लिया और सदैव के लिए कोई युद्ध न लड़ने का फैसला भी अशोक ने किया. Ashok's model rule based on peace and compassion helped in unifying the culturally diverse empire under a centralized administration. तुम भी मेरे, ये भी मेरा, इसकी ये व्यवस्था भी मेरी, हर चीज़ को उन्होंने जब एसिमुलेट कर लिया, हर चीज़ को समाहित कर लिया, किसी चीज़ को नहीं तुम ऐसा ही तुम्हें करना पड़ेगा ऐसा ना करके सबको कंपैशन के साथ, टॉलरेंस के साथ सबको व्यवस्था में समाहित कर लिया, तो इस चीज़ के चलते पॉलिटिकली तो हुआ ही इंडिया यूनिफाइड, इकोनॉमिकली और हर तरह से स्टेबल होता चला गया देश उस वक्त. अब डेक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, जब इतना ही अच्छा था मौर्यन एम्पायर तो फिर इसका पतन कैसे हुआ, क्यों हुआ पतन इसका, उन पहलुओं पर भी हम प्रकाश डालेंगे. मौर्यन एम्पायर बिगेन टू डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका इन 232 BC. 232 BC में जब अशोका की मृत्यु हो गई, अशोक एक सक्षम सम्राट था लेकिन उसके जो पुत्र पुत्री या जो और कोई उसके जो अनुगामी शासक हुए वो उतने समर्थ लोग थे नहीं, तो अशोक की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद में मौर्यन एम्पायर गिरने लगा. द लास्ट किंग वाज बृहद्रथ, जो अशोक का पोता पड़पोता कोई हुआ वो लास्ट किंग था बृहद्रथ मौर्यन एम्पायर का, विच वाज असैसिनेटेड इन 185 BC बाय हिज जनरल पुष्यमित्र शुंग. और यदि शासक अच्छा ना हो, लग रहा है कि यदि कुछ कर नहीं रहा है, बोझ बन के रह गया है या जो भी कोई इस वक्त की चीज़ रही हो, तो उसके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने 185 BC में भरे दरबार में उनकी हत्या कर दी और अपने आप को शासक घोषित कर दिया. द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन डेंसिटी वाज द रादर रैपिड आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका. अशोक के बाद धीरे धीरे हर चीज़ मतलब जैसे कंट्रोल से निकलती चली गई. The religious policy of Ashoka, high expenditure on army and bureaucracy, oppressive rule in provinces, neglect of northwest frontier, etc. were some of the reasons of decline of Mauryan Empire. आपने इतनी बड़ी सेना तो खड़ी कर ली लेकिन जब युद्ध ही नहीं लड़ रहे तो पैसे तो उनको देने ना, तो वो एक्सपेंस होने लगा बेकार का. उसके बाद में जो आपका ब्यूरोक्रेसी थी उस पर भी ज़रूरत उतनी थी नहीं लेकिन एक्सपेंस होने लगा, लोगों ने लूटना शुरू कर दिया जिससे जहाँ मौका मिल रहा था. और प्रोविंसेस में आप सेंट्रल में तो ठीक थे लेकिन वो जो मैंने कहा कि आपको 4 प्रोविंस में बांटा, कुमार उनको नियुक्त किया गया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग थे, उन्होंने अपना दमनकारी शासन शुरू कर दिया, तो शासन के विरुद्ध आक्रोश होने लगा और कुल मिला के बहुत तेज़ी के साथ में ये घटनाएं इस तरह जुड़ती चली गई कि वो मौर्यन एम्पायर जो है ख़त्म और के कगार पर पहुँच गया. वन ऑब्वियस रीजन फॉर इट वॉज द सक्सेशन ऑफ वीक किंग्स. अशोक के बाद कोई मजबूत राजा हुआ ही नहीं उसमें. आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका द मौर्यन एम्पायर स्प्लिट इनटू 2 हाफ्स. 2 भागों में तो क्लियरली बट गया, वेस्टर्न हाफ और ईस्टर्न पार्ट. दिस वीकेंड एम्पायर एंड बिकेम वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर. एक ही चीज़ के जब 2 हिस्से जाओ, जब मुट्ठी बंद हो तो सशक्त रहती है, मुट्ठी खुल गई, कुछ चीज़ें इधर बट गई कुछ इधर बट गई, तो उसके चलते जो है मौर्यन एम्पायर गिरता ही चला गया. Ashok renounced war and adopted the policy of non-violence. As a result, soldiers lacked proper training and were unable to suppress revolts. तो फिर मजे में मुफ्त में तनख्वाह मिल रही थी सिपाहियों को, वो आराम से बैरकों में बैठे रहे, तनख्वाह तो मिल ही रही है. फिर जब कभी कहीं विद्रोह हुआ भी तो उसको दबा ही नहीं पाए क्योंकि प्रैक्टिस तो हो नहीं रही थी युद्ध की. तो ये कारण रहा कि जो मौर्यन एम्पायर है वो गिरता चला गया. This weakened the Mauryan Empire and ultimately led to its decline. After Ashoka's demise, there was none among his heirs to equal the huge
task of maintaining unity within the vast empire. इतना बड़ा साम्राज्य वास्तव में जब तक योग्य शासक नहीं होगा उसको संभाल नहीं सकता है। तो अशोक ने जो नॉन वायलेंस की नीति अपनाई, जिसके कारण सेना बेकार हो गई, एक प्रकार से वो युद्ध के लायक नहीं रही, उसके जो पीछे के राजा थे अच्छे नहीं हुए, योग्य नहीं थे, दूरदर्शी शासक नहीं थे, इस सब का संवेद चीज़ें इस तरह होती चली गईं कि अंततः बृहद्रथ जो अंतिम शासक मौर्य वंश का कहा जाता है, उसको उसी के सेनापति ने भरे दरबार में उसकी हत्या कर दी और उसके साथ ही मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया और शुंग वंश की स्थापना हुई। जो ये आपका हिस्ट्री का पर्टिकुलरली सिलेबस है, इसमें आपको इतनी चीज़ों के बारे में जानना है। अब ये मैंने न्यूनतम रूप से आपको चीज़ें बताई, 4 मॉड्यूल हैं, 4 वीडियोज़ के माध्यम से आप तक मैंने ये चीज़ें आपको बताई। आपको चाहिए कि इन चीज़ों को जब भी मौका मिले, आज के डेट में गूगल पर या किताबों में या जिस तरह की भी कोई चीज़ें हैं, अपनी हिस्ट्री को जानना हमको ज़रूर चाहिए, चाहे उसमें अच्छी चीज़ें हुई हैं, चाहे बुरी चीज़ें हुई हैं। और मौर्यन इतिहास को जानना तो हमें गर्व से भर देता है। तो इसलिए उसके लिए आप whatsoever the study material you can read, please go through that. Exam point of view, if you ask me, then this much, these 4 videos and the class lectures will be sufficient to go through the paper what will be come in the exam. So this was module 4. With this, the syllabus of the elementary history for the student of MET Institute of Food Technology or for any other institute where it is being taught, or for the history student, it is a kind of complete. Thank you very much. It is Dr. Deepak Sharma thanking you once again.